हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, शारदा सदन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हमारा जो चैप्टर चल रहा था वंशागति के सिद्धांत, उसी पर अगर आगे हम बात करते हैं तो यहाँ पर मेंडल के कार्य कौन कौन से रहे थे, उन कार्यों पर हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। देखो, मेंडल के कार्य, एक्चुअल में कुछ बातें आपको जाननी है, वो पहले जान लो अच्छे से, उसके बाद में इस बात पे आएंगे। देखो, मेंडल जो था ना, वो 18 सेंचुरी का साइंटिस्ट था और इसने जितने भी रिजल्ट दे दिए थे इसने, उनके जो नियम बने थे ना, वो 19 सेंचुरी में बने थे। उनके जो नियम बने थे वो 19 सेंचुरी में। 3 साइंटिस्ट थे, कॉल कोरेंस, हुगो डे व्रीज और शेरमार्क। ठीक है, 3 साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने इसके नियम बनाए थे। ठीक है, इस बात को आप मेंडलवाद के नाम से जानते हो कि प्राप्त निष्कर्षों की व्याख्या की आगे जाके और उनके नियम प्रतिपादित किए थे। इस बात को मेंडलवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंडलिज्म या मेंडलवाद। ठीक। अब एक बात यह आती है कि मेंडल 18 सेंचुरी के साइंटिस्ट थे और इतना जबरदस्त और पावरफुल काम किया था इन्होंने, बहुत जबरदस्त। अगर आप एक्चुअल में बायोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हो तो आप इस चीज़ को सोच के देखो। एक आदमी आपको ये बता के चला जाता है कि जेनेटिक्स किस प्रकार से चली, और जेनेटिक्स से हर चीज़, हर प्रैक्टिकल का बेस बनती है बायोलॉजी में। हर प्रैक्टिकल का क्या बन रही है? बेस बन रही है। तो मतलब एक क्रांतिकारी था इसका काम ये, बट शो नहीं हुआ, पता ही नहीं चला लोगों को। इसके काम का तो कब पता लगा था लोगों को? 19 सेंचुरी में, यानी 18वीं शताब्दी में इन्होंने काम कर दिया, मर भी गए, लेकिन किसी को कोई पता ही नहीं चला। कुछ लोगों को पता चला लेकिन उसको वो अप्लाई नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए, कई फैक्टर थे। तो एक्चुअल में एक बात आती है कि मेंडल के ऐसे कौन से फैक्टर थे, ऐसे कौन सी चीज़ें थी जिनके कारण वो अपने नियमों को उस टाइम पर वो नहीं करवा पाए थे। तो कुछ कारण थे, जैसे अगर हम पहली बात करूं तो 18 सेंचुरी पर मेंडल जो थे वो आपको पता है पाइसम सेटाइवम, जो आपकी उद्यान मटर, खाने वाली मटर, ठीक है, हैं? एक जंगली मटर और होती है, तो उसने सिर्फ इस पे अध्ययन किया था। कौन से पे? उद्यान मटर पे, गार्डन पी पे। ठीक है, लेकिन 18 सेंचुरी के अंदर एक महान साइंटिस्ट था जिसका नाम था डार्विन। और डार्विन उस टाइम पे काम कर रहा था जैव विकास पर। डार्विन उस टाइम पर जैव विकास पे काम कर रहा था, तो ये लीडिंग साइंटिस्ट था उस टाइम का। लीडिंग साइंटिस्ट जानते हो आप? जैसे बोलबाला किसका रहे ज्यादा? लीडिंग साइंटिस्ट उस टाइम का। तो लीडिंग साइंटिस्ट था तो लोगों का ध्यान इसकी तरफ रहता था ज़्यादा कि वो क्या खोज करे, क्या बताएगा, इसके बारे में किसी को पता ही नहीं था। एक तो फैक्टर इसका ये रहा था, एक पहला फैक्टर इसका ये रहा था, ड्यू टू जो डार्विन की के कारण ये ज़्यादा पब्लिश नहीं हो पाया था। दूसरा फैक्टर इसका ये था कि इसने अपने नियमों में मैथ अप्लाई कर दी थी, गणितीय पद्धतियां लागू कर दी थी। 9:3:1, इनका रेशियो निकालो, इनका नीचे रिजल्ट निकालो, प्रतिशत में निकालो। तो ये मैथ, ये जो पद्धति होती है, लोगों को एकदम से
पढ़ने के दौरान समझ में नहीं आती, तो लोगों को ये कम अट्रैक्टिव लगे, मैथ ये गणितीय पद्धति पढ़ना नहीं चाहते थे। तो एक तो इस तरीके से उनकी तरफ लोगों ने ध्यान नहीं दिया। 2 कारण हो गए। एक तीसरा बड़ा कारण ये था कि उस टाइम पर देखो, अगर आज आपको यहाँ बैठे बैठे किसी बात को पब्लिश करवाना है, किसी बात को पब्लिश करवाना है, नॉर्मली सोशल मीडिया जिंदाबाद, एक पोस्ट डालो, उसको शेयर कर दो, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ जहाँ आपको शेयर करना है, शाम तक मेरे ख्याल से वो 5-10 हज़ार लोगों के पास से भी ज़्यादा, लाखों लोगों के पास वो चली जाएगी आपकी पोस्ट। बहुत सिंपली वे हो गया ना लोगों से जुड़ने का। लेकिन उस टाइम पे सूचना और संचार के साधन न के बराबर, संचार सुविधाएं कम थी। ये बात भी आपको याद रखनी है कि उस टाइम पर संचार सुविधाएं कम थी। एक छोटी सी पत्रिका में इन्होंने अपना कार्य दिया था। और छोटी पत्रिका की अगर आप बात करो तो अगर आप जैसे आज की अगर हम बात करें तो दैनिक भास्कर अखबार अपना चलता है, या कोई मान लो कोई दूसरा है कोई भी, तो मेरे ख्याल से दैनिक भास्कर इंडिया के अंदर सर्वा है सबसे ज़्यादा। तो लोग अपनी खबर उसमें ज़्यादा छपवाना चाहेंगे कि जल्दी से पब्लिश हो जाए। तो छोटी मोटी पत्रिका आप ढूंढते हो तो पता नहीं लोग पढ़े या नहीं पढ़े। नवज्योति वगैरह और भी अखबार आते हैं, ठीक है, दैनिक जागरण वगैरह कई आते हैं, तो क्या पता उनको पढ़े या नहीं पढ़े। लेकिन दैनिक भास्कर हर बंदे के हाथ में रहता है। सुबह सुबह अखबार सबके हाथ में, आपको क्या मिलेगा? दैनिक भास्कर। पत्रिका से भी ज़्यादा क्या मिलता है आपको? दैनिक भास्कर। तो इनके पास संचार सुविधाएं नहीं थी। तो ये 3 फैक्टर थे कुल मिला के जो इनके काम को आगे पब्लिश नहीं होने दिया। बात समझ में आई आप? बड़ी रोचक बात भी हो गई इनके साथ जुड़ी हुई कि बंदे ने काम तो किया लेकिन पब्लिश नहीं हो पाया। ठीक है, इतनी बात हम कर लेते। जब इन्होंने काम किया तो उन्होंने एक्चुअल में अपना काम किया क्या था, तो ये बात अपनी पहले आ गई कि 1856 में वो मॉनेस्ट्री में काम कर रहे थे और गार्डन पी पर 2 प्रकार के बीज देखे और देखते ही उन्होंने उन पे जागरूक हो गए, जिज्ञासु प्रवृत्ति जग गई और उन पे काम करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। देन उन्होंने उन पर प्रोसेसिंग स्टार्ट की और उन्होंने क्या किया, मेंडल ने अनेक ट्रू ब्रीडिंग प्लांट लिए। ट्रू ब्रीडिंग का मैं आपको मतलब समझा दूं। एक प्लांट है, उसमें सिर्फ स्वपरागण होना है। जानते हो स्वपरागण? कि परागकण उसी के वर्तिकाग्र पे गिर जाए। एक्चुअल में जो मटर होता है वो द्विलिंगी पुष्प होता है। द्विलिंगी पुष्प है। कैसा पुष्प होता है? द्विलिंगी पुष्प होता है। ठीक है, तो स्वपरागण का मतलब यही हुआ कि परागकण वहाँ पे आए और उस पर चले गए। अब आपने पिछला चैप्टर जो पढ़ा था उसमें आपने ये देखा कि स्वपरागण लगातार चलता रहता है। तो इस कंडीशन को एक तरीके से देखा जाए तो शुद्ध वंशक्रम चयन कहते हैं कि नई चीज कहीं से नहीं आने दे रहा हो, चाहे उसकी क्वालिटी कमजोर हो। क्वालिटी तो कमजोर होगी, वो आपने पढ़ा था ना, अवनमन वाली जो चीज थी, ठीक है, वो आपने पढ़ी थी। लेकिन आपको एक कंडीशन तो मिल सकती है, कौन सी? कि आपको नई चीज का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस चीज को आप कहोगे प्योर लाइन, एकदम प्योर कंडीशन हो गई। तो उसने कैसे प्लांट को चुना जिसमें ट्रू ब्रीडिंग है। तो इसने क्या किया, एक प्लांट लिया। अरे बहुत रिसर्च की, ऐसे सालों की रिसर्च थी उसकी। ऐसे आपको ये प्रैक्टिकल बताया जाए तो आप 1 घंटे में निपटा दोगे इसको, लेकिन उसके एक प्रैक्टिकल करने के पीछे सालों की मेहनत रही थी। जैसे उसने क्या किया, एक प्लांट लिया मटर का, उसमें स्वपरागण होने दिया 10-15 पीढ़ी तक उसमें स्वपरागण करके जो प्लांट निकला उसके बीज लेके रिसर्च स्टार्ट की। तो उसको वेट करना पड़ा ना। तो उसने क्या लिया, ट्रू ब्रीडिंग, यानी स्वपरागण होने दिया जाए, प्लांट बनते जाए और देन लास्ट में आके उसने इस प्रकार से काम किया। तो ये आप इसको हिंदी में भी जान सकते हो और वैसे आप इसको इंग्लिश में याद रखो। ट्रू ब्रीडिंग क्या कहोगे आप इसको? ये बात इसमें लिखी हुई है, ट्रू ब्रीडिंग क्या होती है, ये बात आप इसमें से पढ़ लेना। देन मेंडल ने पायसम सेटाइम पर प्रयोग किया जो आनुवंशिक अध्ययन के लिए उपयुक्त है, क्योंकि
अच्छा, ये बात बहुत कॉमन है और शुरू से आप पढ़ते हुए आ रहे हो कि भाई मेंडल जो था उसने मटर के पौधे का ही चुनाव क्यों किया? मटर के पादप का ही चुनाव क्यों किया? तो कंडीशन थी, एक तो ये एक वर्षीय पादप था, अपनी लाइफ साइकिल जो थी वो 3 महीनों में कंप्लीट कर लेता है मटर का पौधा, तो 1 वर्षीय में ही आएगा, दूसरी साल तो जाने की बात ही नहीं है। ठीक है, तो 1 वर्षीय पादप था। एक ये मतलब शाकीय पादप था। शाकीय पादप जो होता है तो मतलब ज़्यादा उसको जगह वगैरह की भी कम ज़्यादा वो जरूरत नहीं पड़ती, बहुत बड़ा घेरा नहीं लगता उसका, एक प्लांट बढ़ता है, तो काष्ठीय पादप में नहीं था। दूसरी, ये द्विलिंगी पादप था। द्विलिंगी कंडीशन आप समझते हो, अच्छे से आपको समझाई हुई है कि एक फ्लावर है, उस फ्लावर के अंदर स्त्री केसर भी है और पुंकेसर भी है, तो द्विलिंगी था। ठीक है, ये द्विलिंगी कंडीशन भी आ गई उसकी। देन थर्ड अगर इसकी बात करें तो उसमें स्वपरागण हो रहा था। क्या हो रहा था? स्वपरागण हो रहा था। स्वपरागण करवाने की कोई आवश्यकता नहीं, अगर द्विलिंगी पुष्प है तो स्वपरागण अपने आप हो जाएगा। ठीक है, ये तो उसका अडेप्टेशन भी हो गया, अनुकूलन भी हो गया। दूसरी बात, उसमें परपरागण आसानी से करवाया जा सकता है, क्योंकि इतना छोटा फ्लावर नहीं होता है। जैसे अगर मैं कहूँ सरसों के प्लांट में आप परपरागण कराओ तो थोड़ा सा टिपिकल काम हो जाता है, लेकिन ये तो थोड़ा बड़ा प्लांट, वो बड़ा फ्लावर होता है मटर का, तो सरसों से तो बड़ा ही होता है, तो आप आसानी से उसमें क्या करवा सकते हो? परपरागण। ठीक है, तो इसमें परपरागण आसानी से करवाया जा सकता था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो थी कि इसमें विपरीत विभेद के अनेक लक्षण प्रेजेंट थे, जिनको आप कहते हो विपरीतार्थ, एक दूसरे के विपरीत विभेद के। लंबा, बोना, फूला, फुली फली, पिचकी हुई फली, लंबे बोने में आ गया, हाइट में आ गया। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो इतनी सारी उसको वैरायटी मिली, देन तब जाके उसने सोचा कि मटर के पौधे पे काम करना आसान है। तो अब ये बताओ, हमने तो ये बात उसकी लिखी हुई बेचारे की, यहाँ मान लो समझी बात, यहाँ लिख दी, समझ ली, लेकिन उसको कितना टाइम लगा होगा ये निकालने में? एक दिन में निकाल सकते हो क्या आप? उसने सालों की मेहनत की एक प्लांट के पीछे, तब जाके उसको ये रिजल्ट मिला कि द्विलिंगी होता है, 1 वर्षीय होता है, स्वपरागण होता है, और ये चीज़ ढूंढने में तो उसको बहुत टाइम लगा होगा कि विपरीत विभेद के अनेक लक्षण होते हैं इस पौधे में। तो ऐसा करके कुल मिला के उसने इसका ही सिलेक्शन किया। ठीक है, क्लियर? अब एक प्रश्न होता है, जैसे वैसे तो इस चैप्टर में आपसे पूछ लिया जाए मॉर्गन ने किस पे किया था, उसने ड्रोसोफिला मेलानागेस्टर फल मक्खी पे अध्ययन किया था। ध्यान रखना, मेंडल ने पादप पे अध्ययन किया था, मॉर्गन ने जंतु पे अध्ययन किया था। इन दोनों पे प्रश्न बनेंगे इस चैप्टर में शॉर्ट टाइप से। ठीक है, तो आपकी ये बात यहाँ पर आ जाती है। देन जो बात मैंने बोली वो बात यहाँ पे दे रखी है, आप आराम से पढ़ सकते हो इसको, और इसको कर लेना आप। शाकीय पौधा होता है, द्विलिंगी होता है, स्वपरागण है, प्राकृतिक रूप से स्वपरागण उपस्थित है, और आसानी से लक्षणों को शुद्ध प्राप्त हो गए, अर्थात मटर में वंश क्रम प्राप्त करना आसान है। वही प्योर लाइन, ट्रू ब्रीडिंग, अगर स्वपरागण हो रहा है तो आप लगातार उससे क्या प्राप्त कर सकते हो? ट्रू ब्रीडिंग प्राप्त कर सकते हो, शुद्ध वंश प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, देन और यदि हम बात करें तो यहाँ पर इसमें अनेक विपर्यायसी, इसको सही कर लेना, विपर्यायसी कैसे लगता है, या फिर आप ये लिख देना विपरीत विभेद। क्या लिखोगे? विपरीत विभेद। विपरीत विभेद के अनेक लक्षण प्रेजेंट थे। मेंडल के जो लक्षण थे वो एक्चुअल में 7 कैरेक्टर थे, उनकी जो ट्रेड थी वो 14 थी।
इस बात को समझना, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट रहती है। लक्षण और विशेषता दोनों अलग अलग चीज़ है। यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट का कुछ अलग अलग रोल हो सकता है, लेकिन लक्षण और विशेषता अलग अलग है। लक्षण ये है, ये करैक्टर है, इनको आप लक्षण बोलोगे। ये इसमें लिख रखा है विशेषताओं का अध्ययन करना आगे, तो ये है इनको विशेषता नहीं है, इन विशेषताओं का अध्ययन करना। आप यहाँ इसको लक्षण लिख लेना और इनके ऊपर आप लिख लेना विशेषज्ञ या विशेषताएं, जो भी है, ट्रेट बोलते हैं इनको। तो करैक्टर और ट्रेट दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। करैक्टर का मतलब ये होता है जैसे हाइट, ये करैक्टर है। तो हाइट दो हो सकती है, लॉन्ग शॉर्ट। कलर, ये करैक्टर है। और ट्रेट कई हो सकती है, काला पीला सफ़ेद, जो भी है आपका ट्रेट कई होगी। समझ में आ रही बात? तो ट्रेट तो उसकी किसी भी लक्षण की जो विशेषताएं होती हैं उनको ट्रेट कह रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो ट्रेट वर्ड जहाँ पे भी यूज है, करैक्टर और ट्रेट दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो उसने करैक्टर तो साथ ही लिए थे, प्लांट की हाइट ली, सीड शेप लिया, सीड कलर लिया, पॉड कलर वो फली वाला, ठीक है, शेप, फ्लावर पोजीशन ली और फ्लावर कलर लिया, सीड कोट कलर, ये 7वें नंबर 8वें नंबर का कहीं डाल के रखते हैं, छोड़ देना, आप इसको 7 तक याद करना है, ठीक है। एक्चुअल में मैंने इतना अध्ययन किया था, बाकी उसकी रिसर्च में जुड़ता गया ये। अभी और रिसर्च नहीं हो रही क्या मेंडल के काम पे? होती रहती है, जेनेटिक्स में तो करते ही रहते हैं, तो और निकाल के और लिख सकते हैं, 7 हो गए, 8 9 और भी हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में उतने तो इतना ही काम किया था। प्लांट हाइट, टॉल एंड ड्वार्फ, ये इंग्लिश में मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इसके जो सिंबल रिप्रेजेंट के लिए आपके इंग्लिश में काम आते हैं। जैसे टॉल के लिए आप क्या वर्ड यूज करते हो, और स्मॉल के लिए, ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी यूज करोगे। क्या यूज करोगे? स्मॉल टी, ठीक है। रिंकल के, राउंड के लिए आर, स्मॉल आर। एनीवे, जब आपको बुक वगैरह देखते रहोगे तो मिलती रहेगी, मैं लिखवा दूंगा जब होगा। ऐसे आप एक बार इनको याद कर लो। प्लांट हाइट, टॉल एंड ड्वार्फ, सीड शेप जो है वो गोल हो सकता है, झुर्रीदार हो सकता है, और कलर, बीज का कलर कैसा हो सकता है, और ये फली का कलर कैसा हो सकता है, ग्रीन भी हो सकती है, येलो भी। शेप, फूली हुई, या पिचकी हुई और फूली हुई, इसको क्या बोलोगे आप? फूली हुई। और इसको क्या बोलोगे आप? पिचकी हुई। फ्लावर पोजीशन, टर्मिनल, ऊपरी ऊपर ज़्यादा फ्लावर लगे हैं या साइड में ज़्यादा, शीर्षस्थ, अक्षीय या अंतस्थ, क्या बोलोगे आप? इसको बोलोगे शीर्षस्थ, ऊपरी ऊपर, और साइडों में ज़्यादा है तो आप इसको क्या बोलोगे? अंतस्थ या अक्षीय। समझ में आ गई बात? फ्लावर कलर कौन कौन सा था? बैंगनी और सफ़ेद। बस इतनी बात आप याद कर लेना, इस टेबल को आप हिंदी में बढ़ा लेना, ठीक है। और सिंबल जो है वो इंग्लिश में आप देख लेना, इंग्लिश में, ठीक है। तो अब हम आगे अगर देखें तो हम जीन के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। ये बात हमने थोड़ी सी कल कर ली थी कि अगर डीएनए है तो डीएनए का एक छोटा टुकड़ा, स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए का एक छोटा टुकड़ा जीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अब आपको यही बात याद रखनी, ये वर्ड कोई आए तो कोरेंस वगैरह की बात नहीं याद रखनी, आपको एक ही बात याद रखनी है कि मेंडल को जीन के बारे में पता लग गया था, मेंडल ने उसको कारक कहा था। क्या कहा था? और आज हम इसे जीन कहते हैं, बस इतनी बात, ठीक है। और जीन का काम क्या होता है कि ये लक्षण को रिप्रेजेंट करता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाकर। तो यह एक इकाई है जो उत्तरोत्तर पीढ़ियों में जो गैमेट्स द्वारा पैतृक से संतति में चली जाती है, और मेंडल इनको फैक्टर कहा, आज हम इसे क्या कहते हैं? जीन। ये वंशागत होने वाली इकाई है जिसमें सूचनाएं निहित होती है। ये सूचनाएं कौन सी होती हैं? जैसे मान लो ये जीन है, इसमें कौन सी सूचनाएं हैं? इनमें सूचनाएं होती हैं आपके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग के ऑर्डर में, जैसे ए, टी, सी, जी, ये इनकी सूचनाएं होती हैं। आपने नहीं पढ़ा क्या? एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, कहीं पढ़े होते हो?
तो ये इनकी सूचनाएं होती हैं जो अगले पीढ़ी में जाती हैं। और आपका नेक्स्ट चैप्टर में एक जेनेटिक कोड का एक कॉन्सेप्ट रहेगा, उससे आप सारी चीज़ें क्लियर कर लोगे। देन एक टॉपिक है अलील। अलील पर अगर हम आगे बात करें, बिल्कुल याद रखना आपको, अलील एक वर्ड आएगा, इसका मतलब आपको याद रखना है और यही डेफिनेशन लिखनी है जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, कि जीनों के अलग अलग प्रभाव को जीनों के अलग अलग प्रभाव को, ये डेफिनेशन लिख लेना आपको अपनी, जीनों के अलग अलग प्रभाव को अलील कहते हैं। क्लियर? जैसे मैं बता दूं, जैसे मान लो एक जीन है, एक जीन अपना, जैसे मान लो ए जीन है, ठीक है। अब ये एक जगह तो कैपिटल ए के रूप में जाके एक नया लक्षण दे रहा है, एक जगह ये ए और स्मॉल के रूप में जाके नया लक्षण दे रहा है, और एक जगह ये स्मॉल स्मॉल के रूप में जाके, ठीक है। जैसे इसके साथ में युग्म विकल्पी अलील की अगर हम बात करें तो अलील कभी भी अकेला नहीं रहेगा, जोड़े के रूप में रहेगा, एक साथ में रहेगा, और एक जगह जाके ये स्मॉल ए को रिप्रेजेंट दे रहा है। देन तीनों कंडीशन में हमारे पास तीन अलग प्रकार के करैक्टर हैं, तो हम कहेंगे जीनों के इस जोड़े को अलील कहेंगे, यानी जीनों के, एक जीन नहीं दोनों जीन, जीनों के अलग अलग प्रभाव को हम अलील कहते हैं, जो अगली पीढ़ी में अलग अलग प्रभाव को शो कर सकते हैं। जैसा मेंडल के केस में हो रहा था, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये एक अलील है, इसमें दो जीन है, एक लंबेपन को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक बौनेपन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जीनों के अलग अलग प्रभाव को अलील कहा जाता है। क्लियर बात? ठीक है। इसके बाद में टूल्स और टेक्निक रहेंगी मेंडल की, मेंडल की टूल्स और टेक्निक रहेंगी, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, मेरे ख्याल से टाइम कम होगा, टॉपिक हो नहीं पाएगा, ठीक है। टूल्स और टेक्निक की बात करेंगे कि उसने कौन सी तकनीक अप्लाई की जिसके ज़रिए उसने स्वपरागण करवाया, परपरागण करवाया, कौन सी तकनीक थी उसके पास, वो हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही टॉपिक, आपको उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।